हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट पुणे से। आज हम आईवीएफ में कौन से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में जानने वाले हैं। आईवीएफ के बारे में बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं कि ये कैसे करते हैं, आईवीएफ की प्रोसेस क्या होती है। इसमें जो प्रोसेस होती है मतलब कि ओवम पिकअप और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये कैसे किया जाता है इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियोस हमने बनाए हैं। आप ज़रूर ही ये वीडियोस हमारे देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो ब्लड टेस्ट के बारे में है कि बहुत बार जब हम देखते हैं कि आईवीएफ की प्रोसेस चालू हुई है तब कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, और ड्यूरिंग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऑल्सो और बिफोर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऑल्सो आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो ये ब्लड टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, इससे हम लोग क्या देखते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। जनरली जब भी आपको आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है तो कुछ बेसिक टेस्ट हम लोग हमेशा ही करते हैं, जिसमें कि आपका एएमएच ये देखा जाता है। एएमएच मतलब कि आपकी स्त्री बीजों की संख्या कितनी है ये देखा जाता है। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन, HIV HbA1c, आपका थायराइड लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल, ये बेसिक जांचें हम लोग करते हैं। हस्बैंड्स का भी सिमेनाइसिस और उनके वायरल मार्कर्स और जो भी रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट और हार्मोनल टेस्ट है ये हम लोग करते हैं। तो ये जो ब्लड टेस्ट है ये तो हम बेसिक प्री आईवीएफ इवैल्यूएशन करके करते हैं। लेकिन जब आपका आईवीएफ एक्चुअल में चालू होता है तब कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो जनरली सेकेंड डे ऑफ योर पीरियड्स को, सेकेंड या थर्ड डे जब आप आ रहे हो आपके डॉक्टर के पास आपका आईवीएफ चालू करने के लिए, आपका आईवीएफ साइकिल चालू करने के लिए, तब हम लोग क्या करते हैं कि एक E2LH नाम का एक ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ये जो ईस्ट्रोजन लेवल और LH लेवल ये हम लोग देखते हैं। तो ये E2 कितना होना चाहिए? तो अराउंड 50 से कम हमारा E2 होना चाहिए और LH जो लेवल है वो 5 से कम होना चाहिए। ये हमें क्या बताता है? ईस्ट्रोजन और LH लेवल जो है वो हमारा एकदम कम लेवल पे है, मतलब कि हमारी जो ओवरी है वो शांत है, और इसके बाद हमें ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो हमारा बढ़ने वाला है। एलएच लेवल जो है वो हमारा ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एलएच अगर बढ़ गया तो जो बने हुए फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएंगे। ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्स हमारे ग्रो हो रहे हैं। तो हर एक एग के साथ 200 पिकोग्राम इतना ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। एक एग जो है 200 पिकोग्राम इतना ईस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। अगर 10 एग्स बनते हैं तो 2000 इतना ईस्ट्रोजन लेवल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल है कितना बढ़ेगा, ये नंबर ऑफ फॉलिकल्स आपके कितने बने हैं इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने बोला सेकेंड या थर्ड डे को हम लोग E2 और LH लेवल करते हैं। इसके बाद हम लोग इंजेक्शंस चालू करते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस होते हैं। ये बीज जो है वो बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस होते हैं। रिस्पॉन्स हम लोग जनरली 5th या 6th डे पे चेक करते हैं कि आपके जो फॉलिकल्स है वो प्रॉपरली बढ़ रहे हैं कि नहीं, बीज जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं। इसमें से जो लीडिंग फॉलिकल है, मतलब कि जो फॉलिकल सबसे बड़ा है, वो अगर 14 mm से ऊपर हो गया है तो हम लोग तब टाइमिंग का इंजेक्शन चालू करते हैं। तो इसमें भी फिक्स प्रोटोकॉल और फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल होता है। मतलब कोई प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो 6th डे पे चालू कर ही देते हैं टाइमिंग का इंजेक्शन, या फिर कुछ प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो ये जो फॉलिकल है वो 14 mm का होने के बाद चालू करते हैं, भले ही वो 6th डे को चालू हो या फिर 7th डे को चालू हो। तो इसको कहते हैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल। तो बहुत सारे स्टडीज़ है इसके ऊपर जो कहते हैं कि आप फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया है प्रोटोकॉल के बारे में। 6th डे को भी हम लोग E2 और LH लेवल करते हैं, मतलब कि जो हमने इंजेक्शन दिए हैं अभी तक के 5 दिन में, उसमें सोनोग्राफी में तो रिस्पॉन्स दिख ही रहा है, पर हमें ईस्ट्रोजन लेवल भी हमारा बढ़ा है कि ये हम लोग चेक करते हैं। दिस E2LH लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन हम लोग जब करते हैं तो रिस्पॉन्स हमें कितना मिल रहा है ये हमें बताता है। अब इसके बाद हम लोग और इंजेक्शंस देंगे गोनाडोट्रोपिन के। उसके बाद जब आपको ट्रिगर लगने वाला है, मतलब कि आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, ये भी टाइमिंग का इंजेक्शन होता है, जिसके 36 आवर्स के बाद आपके जो बीज है वो रिट्रीव किए जाते हैं, जिसको हम ओवम पिकअप कैसा कहते हैं। तो ये जो ओवम पिकअप है
उसके पहले जब हमारा ट्रिगर लगने वाला है, ये इंजेक्शन जनरली हम लोग एससीजी का इंजेक्शन देते हैं, भले ये रिकॉम्बिनेंट हो सकता है या फिर यूरिनरी हो सकता है। तो ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन देने से पहले हम लोग एक स्कैन करते हैं, जिसमें कि जो फॉलिकल्स है ये प्रॉपरली बन गए हैं कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। तो ये फॉलिकल्स बन गए हैं, ये ऑप्टिमल रिस्पॉन्स हमें कब पता चलता है, जब हमें 18 to 20 के फॉलिकल्स दिखते हैं और 10 to 15 फॉलिकल्स हमें दिखते हैं। ऐसा नंबर्स वाइज हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है जिसका बहुत लो एमएच है तो उनमें हमें 3-4 ही फॉलिकल्स दिखेंगे। अगर कोई पेशेंट है जो पीसीओ है या फिर नॉर्मल एएफसी है, इनमें हम लोगों को अच्छे फॉलिकल्स दिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है पेशेंट जो है वो पुअर रिस्पॉन्डर है, नॉर्मो रिस्पॉन्डर है कि हाइपर रिस्पॉन्डर है, इसके ऊपर उनके कितने फॉलिकल्स बनेंगे ये डिपेंड करता है। अब ये जो फॉलिकल्स जितने बने हैं, ये अगेन हम लोग एस्ट्रोजन लेवल और P4 लेवल चेक करते हैं। तो जब आपका ट्रिगर लगता है तब आपका E2 और P4 ये दो टेस्ट हम लोग चेक करते हैं। तो ये किसके लिए चेक करते हैं? एस्ट्रोजन लेवल, ऑफकोर्स हमें कितने फॉलिकल्स स्कैन वाइज दिख रहे हैं उतना ही हमारा एस्ट्रोजन बढ़ा है कि नहीं, ये हमें इससे पता चलता है एस्ट्रोजन लेवल कितना बड़ा है। और P4 लेवल, अगर हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करने वाले हैं तो ऐसे केस में हमें P4 लेवल जो है वो लेस देन 0.5 चाहिए। P4 राइज नहीं है ना, ये हमें समझता है जब हम P4 टेस्ट करते हैं। पर जनरली अगर हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये जो P4 लेवल हम लोग कर रहे हैं इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। तो ये E2 और P4 करने के बाद हमने पिकअप किया, पेशेंट के जो एग्स हैं वो बाहर निकाले, इसके बाद जनरली कोई ब्लड टेस्ट आपके नहीं होते हैं। अब ये हो गया है कि जो हमने मॉनिटरिंग के वक्त एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देखा। अब जो ट्रिगर के वक्त एस्ट्रोजन है वो कितना बढ़ा हुआ है इसका भी महत्व है। अगर कम फॉलिकल्स बने हैं तो हमें कभी कभी 1000 एस्ट्रोजन का वैल्यू मिल सकता है, कभी कभी 1200 मिल सकता है, कभी कभी 1500 मिल सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने फॉलिकल्स बने हैं, जनरली अगर रफली अराउंड 10 फॉलिकल्स बने हैं तो 2000 अराउंड आपका E2 बढ़ सकता है। लेकिन कोई पेशेंट में अगर हाइपर रिस्पॉन्स है, जैसे पीसीओएस पेशेंट है उनमें हाइपर रिस्पॉन्स है, तो ऐसे पेशेंट में 4000 5000 इतना भी एस्ट्रोजन बढ़ सकता है। लेकिन ये पेशेंट्स में ऑफकोर्स हाइपर स्टिमुलेशन की रिस्क रहती है। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया है, आईवीएफ में क्या रिस्क रहती है। इसमें हम लोगों ने ओएचएसएस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया, आप ज़रूर वो देख सकते हैं। क्योंकि जो भी लोग आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, जो कपल्स आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए यस आईवीएफ ये सेफ प्रोसीजर है, लेकिन उसमें भी क्या प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अगर सिम्टम्स लगते हैं तो आपने आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देख सकते हो। अब ये एस्ट्रोजन लेवल आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इस वक्त आपको ब्लोटिंग सेंसेशन लग सकता है, मतलब पेट में आपको भरा भरा हुआ लग सकता है, पेट में पानी भर गया ऐसा लग सकता है। उसके अलावा आपको ऐसा लग सकता है कि कॉन्स्टिपेशन है, मतलब मोशंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, पेट भरा भरा हुआ लग रहा है, वॉमिटिंग्स कभी कभी हो सकते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स जो है वो हाइपर स्टिमुलेशन के सिम्टम्स रह सकते हैं। कभी कभी सांस लेने में दिक्कत रह सकती है। ये बहुत ही कम पेशेंट्स में देखा गया है, जब एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है ऐसे केस में ऐसा हो सकता है। तो ऑन द डे ऑफ योर ट्रिगर जो एस्ट्रोजन लेवल है वो देखना बहुत ज़रूरी रहता है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा है तो हमें उसका मॉनिटरिंग भी करना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी कोई मेडिसिन भी हमें देने पड़ सकते हैं। अब इसके बाद ये जो हम लोगों ने ओवम पिकअप किया है, इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आता है। अब ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है ये जनरली हम लोग फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जब हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छे से तैयार हो गया है, मतलब हमने सेकेंड डे से आपको कुछ टैबलेट्स दिए, एस्ट्रोजन के टैबलेट्स दिए, जिससे कि आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ गया। अभी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो हमारा 8.5 से ऊपर चला गया है। टेंटेटिवली मैं बता रही हूँ कि आपका 8.5 से अगर आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ गया है, तो ऐसे केस में फिर हम लोग ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ गया है, इसके बाद हम लोग प्रोजेस्टेरॉन लेवल करते हैं। तो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो हमें लेस देन 0.5 इतना चाहिए। अगर हमारा
ये जो ट्रांसफ़र है वो नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र है, तो इसमें हमें लेस देन 1.5 इतना चाहिए, और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हमें 0.5 से कम ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल, P4 लेवल चाहिए। तो अगर ये वैल्यूज़ हमारे ज़्यादा आते हैं तो बहुत बार हमारा जो एंडोमेट्रियम ट्रांसफ़र का, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो साइकिल है वो कैंसल भी हो सकता है। बहुत बार हमें लगता है कि हमारा साइकिल जो है वो क्यों कैंसल किया, पर ये दर्शाता है, P4 लेवल आपका बड़ा है, ये दर्शाता है कि आपका जो एंडोमेट्रियम वो आउट ऑफ फेज हो गया है, मतलब वो प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेटरी फेज में चला गया है। तो ऐसे केस में हमें ट्रांसफर जो है वो ज़रूर होल्ड करना चाहिए। तो P4 लेवल जो है ड्यूरिंग योर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। आपके डॉक्टर सारे ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ये टेस्ट करते ही हैं, और ये हमें 0.5 से नीचे चाहिए रहता है। अगर ये रिपोर्ट ओके है देन यू कैन गो अहेड विथ ट्रांसफ़र। कभी कभी ऑन द डे ऑफ ट्रांसफ़र का भी ईस्ट्रोजन देखा जाता है, तो वो जो होता है वो 50 से ज़्यादा अगर हो गया है, 50 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा अगर हमें ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल मिल रहा है, मतलब इसका मतलब है कि हमारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो अच्छा बन गया है। हर एक ही कंसल्टेंट ये फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ये P4 लेवल करेंगे ऐसा नहीं है, पर प्रोजेस्टेरॉन चालू करने के पहले का जो P4 लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ईरा साइकिल हुआ है, इसके पहले आपका एंडोमेट्रियल रिसेक्टिविटी चेक हुआ है, तो उसके अनुसार भी आपका P4 लेवल जो है वो देखा, और उसके बाद ट्रांसफ़र आपका प्लान किया जा सकता है, जिसको हम पर्सनलाइज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऐसा कहते हैं। तो ये जो हो गया है, ये है अबाउट व्हाट आर द ब्लड टेस्ट दैट वी डू। ऑफ कोर्स आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद आफ्टर मे बी 10 डेज़ या 14 डेज़ के बाद आपका हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, बीटा एसीजी टेस्ट करते हैं। ये बीटा एसीजी टेस्ट में हमें पता चलता है कि आपका जो ये रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव हुआ है कि नहीं, मतलब जो हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं वो इम्प्लांट हुए हैं कि नहीं, ये हमें इससे बीटा एसीजी टेस्ट से पता चलता है। सो दिस वाज अबाउट कौन से टेस्ट हम लोग करते हैं ड्यूरिंग योर आईवीएफ साइकिल, और वो टेस्ट जो है वो कैसे होने चाहिए। ऑफकोर्स ये जो टेस्ट है ये डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट, भी थोड़ा सा वैरी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस है जो हम लोग ड्यूरिंग योर आईवीएफ साइकिल फॉलो करते हैं। और ये अगर हम लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो उसका सक्सेस रेट भी आपके आईवीएफ साइकिल का ऑफकोर्स अच्छा रहता है। सो दिस वाज अबाउट what are the blood tests that we do during your IVF cycle. आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप कोई कपल है जो आईवीएफ साइकिल के थ्रू जा रहे हो, तो आप ये ज़रूर वीडियो देख सकते हो, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जिनको आईवीएफ साइकिल सजेस्ट किया गया है उनके साथ भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हो। या फिर आपको कोई ऐसे टॉपिक आपको लगता है कि जिसके बारे में हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बोलना चाहिए, फर्टिलिटी रिलेटेड टॉक्स हम लेके आते हैं, कुछ ऑब्सगाइनी रिलेटेड वीडियोस भी हम लोग बनाते हैं, और इसके अलावा जनरल हेल्थ रिलेटेड, मतलब कि अगर कोई पीसीओएस रिलेटेड है या फिर और कोई एंडोमेट्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो इनमें हम लोगों ने क्या डाइट में चेंजेस करने से, या फिर कुछ साइंटिफिक एडवाइजेस हम लोग लेके आते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके सुझाव होंगे तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाना चाहिए ऐसा लगता है। और अगर आपने हमारी वीडियो देखा है और आपको पसंद आया है तो ज़रूर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंसल्टेशन के लिए आना है तो आई एम अवेलेबल एट धनश्री हॉस्पिटल मोशी, एंड ऑल्सो एट धनश्री हॉस्पिटल थर्मैक्स चौक पुणे। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर है 9970 422 087। सो यू कैन schedule your online appointment also. And this was about what are the blood tests that we do in the patients who are going through IVF cycle. I hope आपको ये information अच्छी लगी।